का ओवरव्यू देख लिया था। इन्फ्लुएंस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन डिपेंडेंट फंक्शन। उसका डिपेंडेंट फंक्शन से हमने जो है ब्रीफली देख लिया था कि क्या था। अब डिपेंडेंट सैंपल्स को मैंने आपको कल बताया था, इसको हम मैच्ड पेयर भी कहते हैं, इसको हम पेयर सैंपल टेस्ट भी कहते हैं, डिपेंडेंट भी कहते हैं, और एक और नाम मैंने आपको बताया था इसको, आई थिंक अभी चलिए पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या क्या कहते हैं। मैच्ड पेयर कहते हैं, ठीक है, आफ्टर बिफोर सॉरी कहते हैं। एक आप इसको डिपेंडेंट सैंपल्स के मुताबिक याद करते हैं, एक मैच्ड पेयर और एक आफ्टर बिफोर इसमें होता है। बेसिकली वही ऑब्जर्वेशन होती हैं पहले किसी अप्लाई करने से पहले बिफोर, और कुछ अप्लाई करने के बाद होता है वो आफ्टर हो जाता है, ठीक है। इसमें आफ्टर बिफोर का डाटा होता है, और आपने वाई का जो डिफरेंस है वो लेना होता है, सॉरी वी आपने डिफरेंस लेना होता है वाई माइनस एक्स, मीन्स आफ्टर माइनस बिफोर, इस तरह करके आपने डिफरेंस लेना होता है इसमें, ठीक है। ये आपका एक वेरिएबल बन जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने इसकी ये टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू भी देख ली थी, डी बार कैसे आता है वो भी देख लिया था, एस डी कैसे आता है वो भी चेक कर लिया था हमने, ठीक है। अब ये समरी से लिहाजा आज स्टार्ट करें। मैंने आपको बताया है हर जो हमारा होता है ना टेस्टिंग में, तीन ही हमारे हाइपोथेसिस होते हैं बेसिकली, एक लेस देन वाला, ग्रेटर देन वाला और नो टू ग्रेटर। ये हमारा टू टेल होता है और ये दोनों हमारे वन वन टेल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड में हमारा टेस्ट है, जिसकी फोर्थ में हमारा कैलकुलेट करते हैं, उसमें जाके हम क्रिटिकल रिजल्ट। अब क्रिटिकल रिजल्ट में जो अगर हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम रिजेक्टेड नोट करते हैं, जैसे उसके अदरवाइज एक्सेप्टेड नोट कर देते हैं, ठीक है। Assumptions care to make a valid inferences about the difference between means of two normal populations with matched pair of observation dependent samples. The following assumptions must be met. क्या वो assumptions है? A random sample of n difference must be selected from a population of difference. अब आपने इसमें डिफरेंस का कॉलम बनाना होगा ना, आपने जो है बिफोर वाले को ऐसे चीज यूज करना, सैंपल वन ना आफ्टर वाले को सैंपल वन यानी ये सैंपल टू को टोटल यूज करना। आपने इनका एक डिफरेंस निकाल लेना, उस डिफरेंस की बेस पे आपने जो है मीन और वेरियंस निकाल के फिर अपना कंप्यूट करना। The population of differences must be normally distributed, ठीक है। ये तो कंडीशन वैसे उन्होंने बता दी कि ये होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है, जैसे पढ़ते रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास, अब इसमें आमतौर पर यूजली जो है हमारा एन स्मॉल ही होता है, ठीक है। अगर लार्ज एन हो जाए तो ये हमारा नॉर्मली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाता है 3% एक्सपेरिमेंट के थ्रू। वैसे इसमें 30 सैंपल्स होते नहीं है आमतौर पर, 30 से कम ही है जो आपके क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल है 13.24, a new weight reducing technique consisting of a liquid protein diet is currently, जब भी आफ्टर बिफोर का डेटा आता है तो आपने डिफरेंस लेना है y माइनस एक्स का। अगर दो डिफरेंट तरह की वैरायटी होगी तो उसमें आपने डिफरेंस ले सकते हो x माइनस वाई, ठीक है, उसमें आप x माइनस वाई डिफरेंस कर सकते हो। लेकिन जो आफ्टर बिफोर वाला डेटा होता है उसमें आपने y माइनस एक्स करना होता है। A new weight reducing technique consisting of a liquid protein diet is currently undergoing test by Food and Drug Administration. Before its introduction into a market, a typical test performed at FDA is the following. The weights of random sample of 5 people were reported before and they were introduced to the liquid protein. कोई जो लिक्विड प्रोटीन है वो पहले है उन्होंने वेट बिफोर उनका किया, और फिर उसके बाद वो डाइट जो है प्रोटीन की देने के बाद 5 इंडिविजुअल्स आर देन इंट्रोड्यूस टू न्यू लिक्विड प्रोटीन डाइट फॉर द 4 वीक यानी कि 1 मंथ उन्होंने वो जो है डाइट यूज की। उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस पीरियड दिस वेट कंपाउंड आर अगेन रिपोर्टेड, रिजल्ट्स आर लिस्टेड इन द टेबल। अब आपको बिफोर कोई प्रोटीन अप्लाई करने से पहले और आफ्टर आपको डाटा गिवन, ठीक है, वो सेम परसेंट के ऊपर होता है आमतौर पे। तो मैच पेयर है वो सेम परसेंट पे ही होता है बिफोर और आफ्टर केस, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमें टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या करना है, हमने परफॉर्म अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये हमें अल्फा गिवन है। इफ द मीन वेट इज स्मॉलर, मीन वेट इज स्मॉलर का मतलब है यहाँ पे लेस देन वाला केस आ जाएगा। आफ्टर द डाइट इज यूज एंड बिफोर द डाइट इज यूज। अब यहाँ पे आपने तो डिफरेंस लेकर ही करना है। यहाँ पे देखिए जब इससे
क्वेश्चन आता है, ये तो हमें पता है ना कि हम डिपेंडेंट केस में क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हमने डी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो फिर आपने ये इस तरह से देखना है कि आपके बिफोर का उन्होंने कहा है और बेसिकली हमने इन दोनों का डिफरेंस लेके अपना हाइपोथेसिस बनाना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा म्यू डी हाइपोथेसिस में। तो हमने डिफरेंस का म्यू ले लिया और वो हमारा जो है 0 से लेस आ गया। ठीक है, और ये हमारा एज नोट में आएगा या एज वन में आएगा? ये हमारा एज वन में आएगा और इसका ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो हमारा एज नोट में आ जाएगा। ठीक है, हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने जो रिक्वायरमेंट चीजें रिक्वायर होते हैं हमें फॉर्मूले के मुताबिक वो हम निकाल लेते हैं। अब बिफोर और आफ्टर है, एक तो हमने एक्स कह दिया बिफोर को और आफ्टर को हमने वाई कह दिया। ठीक है, डिफरेंस हम लेंगे आफ्टर माइनस बिफोर डी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ये हमारे पास एक्स की जो है डिफरेंस की वैल्यू आ गई। हमने y में से x की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया, 143 माइनस 150 माइनस 7 190 माइनस 195 माइनस 5 सो ऑन, इस तरह से करते गए ये वैल्यू जो है आफ्टर माइनस बिफोर करके हमारे पास डिफरेंस आ गया और डी आई स्केल निकाल लिया। अब ये दोनों कॉलम क्यों निकाल रहे हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। हमें डी बार चाहिए, जैसे एक्स बार चाहिए होता था ना, एक्स बार चाहिए होता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्स बार एक्स को जो है सम करके एन से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डी बार चाहिए। डी बार का मतलब डिफरेंस लेके हमने डिफरेंस लिया, उस डिफरेंस का हमने सम किया, उस सम को यहाँ पे लिखा और एन जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 5 उससे डिवाइड किया, हमारे पास डी बार आ गया। एस डी हमने निकालना है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस। उसके लिए हमारा वही फॉर्मूला होता है समीशन डी आई माइनस डी आई स्केयर माइनस एन डी बार के ओवर एन माइनस वन। अब यहाँ पे डी आई स्केयर जो हमने निकाला है वो पुट कर देंगे, डी बार जो निकाला है वो पुट कर देंगे, एन की वैल्यू एन माइनस वन देखिए हमारे पास एस डी आ जाएगा। ठीक है, एन माइनस वन डिवाइडर वाला यूज करना है, ठीक है, जिसको हेड कहते हैं हम अनवाइज। अब ये चीजें हमारे पास डी बार भी आ गए, एस डी भी आ गए और म्यू डी हमें पहले पता चल गया कि क्वेश्चन के मुताबिक ये जीरो के इक्वल वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूले के मुताबिक सारी चीजें आ गई हैं। हम अपना टेस्टिंग का प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले हमने अपना नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लिया। अब ये आपको पता है लेस देन क्यों है, क्योंकि मैंने कहा था स्मॉलर स्मॉलर जब यूज होगा इसका मतलब लेस देन यूज होगा और लेस देन हमारा एज वन में यूज होता है। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो वो एज नॉट में होता, उसका ऑपोजिट आ जाता है, इसको ग्रेटर देन ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन है, क्वेश्चन में हमने 5% लिया, अगर नहीं भी गिवन होता तो हम 5% ले लेते हैं, आपको पता है। थर्ड स्टेप में हमने टेस्ट स्टेटिस्टिक लिख लिया, डी बार माइनस डेल्टा डी ओवर एच डी अंडर रूट एन। अब यहाँ पे देखें डी बार अगर इसको हम सिंगल जो है मीन से कंपेयर करें, हमारा एन तो स्मॉल है ना, यहाँ पे एन भी स्मॉल है और एच डी भी अननोन है, सिग्मा स्केल भी यानी कि अननोन है, तो हमने उसके एस्टिमेट निकाले, इसमें से हम की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहते हैं। अब इसको देखें बेसिकली कंपेयर करें तो ये इससे देखें ऐसे ही है ना, एक्स बार माइनस म्यू डी, यू डी लिख लो आप या फिर डेल्टा डी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवर सॉरी यहाँ पे जस्ट न्यू आनी है, बार माइनस न्यू एस ओवर अंडर रूट एन। ये मैं आपको ई का फॉर्मूला बता रही हूँ सिंगल के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस आया, एक्स की जगह पे डी बार आ गई क्योंकि हम डिफरेंस की जो है टेस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू डी आ गया और यहाँ पे एस डी आ गया, बस ये डिफरेंस आया, अदरवाइज सेम फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने अपना जो है टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसको सारी डी बार की वैल्यू पुट की, म्यू डी की पुट की, एस डी की, एन की सारी वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई होकर -7.076 आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हमने टेबल वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास टेबल वैल्यू आ गई -2.3। अब ये कैसे आएगी, हमारे पास 4 जो है हमने 4 की अगेंस्ट अल्फा की वैल्यू पे कर ली, 4 की अगेंस्ट 0.05, ये आपको बताया था 0.05 है, हमारे पास -2.132 वैल्यू आ गई। ठीक है, टेबल से देख लीजिए 4 डिग्री पीरियड में कॉरेस्पॉन्डिंग 0.05। अब ये भी हमने लिख ली, -7.7076 इज लेस देन -2.13। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं, देखें ये वाली वैल्यू छोटी है इससे या नहीं। नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, इट मीन ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम क्या कर देंगे
रिजेक्ट पेज नोट। अगर ये कंडीशन फुलफिल ना होती तो एक्सेप्ट पेज नोट करते। हमने यहाँ पे रिजेक्ट पेज नोट कर दिया क्योंकि रिजेक्ट पेज नोट। नेक्स्ट इसके बाद एग्जांपल आपकी 13.25 productivity units produced per day for a random sample of 10 workers was recorded before and after training। ठीक है, कुछ ट्रेनिंग से पहले का डाटा है, कुछ वर्कर्स का, और ट्रेनिंग के बाद का डाटा, और उनकी प्रोडक्टिविटी चेक कर रहे हैं कि वो पहले से ज़्यादा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। The following pair observation were obtained। अब ये देखिए, और पेयर का वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे, तो पता ही है हमें, अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आता है या कहीं भी आपको आ जाता है, ये ना पता हो कि किस एक्सरसाइज से कि आपने इन वर्ड से जो है जज करना है। तो आपके बिफोर एक पेयर ऑब्जर्वेशन का वर्ड यूज हुआ है। परफॉर्म अ टेस्ट स्टैटिस्टिक 1%। अभी आपका अल्फा क्या है यहाँ पे 1%। ठीक है, अल्फा आपका 1% है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू डिटरमाइन इफ द मीन प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर। ग्रेटर का वर्ड यूज हो गया, इट्स मीन आपका ग्रेटर आएगा, हमारा म्यू डी में ग्रेटर आएगा, म्यू डी ग्रेटर देन 0। अब ये हमारा एज 1 में आएगा या एज नोट में, ये हमारा एज 1 में आएगा, और इसका ऑपोजिट लेस देन इक्वल टू हमारा एज नोट में आ जाएगा। हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लिया, अल्फा भी देख लिया। अब सबसे पहला स्टेप हमारा होता है डी बार और एस डी एन जो हमने निकालना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस। हमने बिफोर आफ्टर जो है वो अपने कॉलम्स लिखे और उनसे डी निकाल के डिफरेंस कैसे वाई माइनस एक्स, वाई वैल्यूज में से एक्स वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके कि हमारे पास केवल कॉलम आता है। इस कॉलम को फर्दर आप ये देखिए उन्होंने फार्मूला यहाँ पे एस डी का चेंज कर दिया, आप चाहें तो वही कर सकते हो। आप डी स्केयर का फॉर्म निकालेंगे और जो पीछे मैंने फार्मूला दिए उसी के मुताबिक आप कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे इन्होंने आपको डिफरेंस करके बता दिया कि इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही फार्मूला याद रख लें, आप एक ही कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप एस डी निकाल लोगे, डी बार निकाल देंगे, उसके बाद हमारे स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेप फर्स्ट स्टेप हमारा, हमने नल एंड ऑटोमेटिक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर लिया। अभी मैंने आपको बताया इसमें ग्रेटर यूज होगा और इसका ऑपोजिट लेस देन इक्वल टू यूज होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा है, अब ये ग्रेटर देन की कन्वर्स अल्फा भी आपने कैलकुलेट कर लिया, स्टैटिस्टिक लिख लिया, फोर्थ में जाके अपनी कैलकुलेशन कर ली, हमारे पास 5.72 वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिकल रीजन के लिए हमने पहले वैल्यू देख ली, 9 के कोरिस्पॉन्डिंग हमें 0.99 देखना है, 9 डिग्री फ्रीडम और 0.99, 0.99 ये है और 9 यहाँ पे है, ये वैल्यू आ गई हमारी 2.821। ठीक है, 2.821 हमारी टेबल वैल्यू आ गई, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो इसके मुताबिक देखेंगे 5.72 इज ग्रेटर देन 2.821। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि बाकी जो टेबुलेटेड वैल्यू है 5.7, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू है 5.72, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है, तो हमारा यानी कि कंडीशन फुलफिल होगी तो हम रिजेक्ट केस नोट कर देंगे, यानी कंडीशन फुलफिल ना होती तो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अब ये देखिएगा इसमें क्या डिफरेंस आता है। A company is interested in hiring a new secretary. Several candidates are interviewed, and the choice is narrowed of two possibilities. And the final choice will be based on the typing abilities. Six letters are randomly selected from a company's file, and each candidate is required to type each one. The number of words typed per minute is recorded to each candidate. The data are listed in the following table. आपको कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी का डाटा लिखना है। ठीक है, अब इसमें देखो कोई ये चीज़ है कि कुछ पहले जो थे सेम पर्सन नहीं है, जैसे कि पहले हमने देखा ट्रेनिंग से बिफोर और आफ्टर वाला डाटा था, इसमें बिफोर और आफ्टर वाला डाटा नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, बिफोर और आफ्टर वाला डाटा नहीं है, लेकिन इसमें आपको उन्होंने ये कहा है कि कुछ कुछ लिंक है आपस में, डिपेंडेंट है आपस में दोनों कैंडिडेट और कैंडिडेट। Do the data provide sufficient evidence to indicate a difference in the mean number of words typed per minute by the two candidates? अच्छा जी, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी आपको गिवन है। ठीक है, do the data provide sufficient evidence to indicate a difference in the mean number of words typed per minute by the candidate? Is the alpha 0.02%?
अब इसमें आपने अल्फा 0.02% लेना है और आपने डिफरेंस लेना है। अब इसमें जो है डिफरेंस आप x माइनस वाई का लेंगे। वैसे तो आप y माइनस एक्स भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, आपका जो है रिजल्ट नेगेटिव के मुताबिक आ जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पे x माइनस वाई करना है क्योंकि ये इसमें आफ्टर बिफोर वाला डेटा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप डी आई स्केयर निकाल लेंगे, डी आई से भी आपका डी बार आ जाएगा और एस डी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की हमने वो तो देखा ही था। हाँ, यहाँ पे देखें सफिशिएंट एविडेंस टू इंडिकेट अ डिफरेंस। अब मैंने आपको बताया था जहाँ पे सफिशिएंट का वर्ड यूज होता है या फिर डिफरेंस आपने देखना हो तो आप इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वाला हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा इक्वालिटी वाला और नॉट इक्वल टू वाला हाइपोथेसिस आ जाता है। सेकेंड स्टेप में हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लिख लेंगे। थर्ड में हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख लिया। फोर्थ में हमने कैलकुलेशंस कर ली और फिफ्थ में जाके हमने क्रिटिकल रीजन। अब इसमें 2 टेल टेस्ट है ये, तो अल्फा बाई 2 के मुताबिक भी वैल्यू देख लेंगे और -1 माइनस अल्फा बाई 2 के मुताबिक भी अपनी वैल्यू चेक कर लेंगे और टेबल से ये देख लेंगे। इसके बाद हम 3.73 अगर यहाँ पे लिखते हैं तो वो छोटा है, इससे ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। 3.73 इज ग्रेटर देन, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। इस एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इट्स मीन हमने रिजेक्ट नोट करना। नेक्स्ट फिर आगे एग्जांपल हमारे पास, इसमें भी आपके पास आफ्टर बिफोर वाला डाटा नहीं है। एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म विद 7 hope plants, one half of each plant was pollinated and the other half was not pollinated. The yield of the seed of each hope plant is tabulated as follows. अब यहाँ पे पोलिनेटेड और नॉन पोलिनेटेड आपको गिवन है प्लांट्स। ठीक है, 7 प्लांट्स आपको गिवन है, वो पोलिनेटेड और नॉट पोलिनेटेड है। से कहते हैं वो डिटरमाइन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर द पोलिनेटेड हाफ ऑफ अ प्लांट गिव्स अ हायर। हायर का मतलब आपने ग्रेटर देन वाला हाइपोथेसिस बनाना है। यील्ड इन सेम सीड देन द नॉन पोलिनेटेड हाफ। स्टेट द assumption of the hypothesis to be test carry out through the computation to make a decision. अब सबसे पहले तो आपने इसमें डिफरेंस लेना है, x माइनस वाई करेंगे क्योंकि ये हमारे पास आफ्टर बिफोर का डाटा नहीं है, तो इसमें हमारे पास x माइनस वाई वाला डिफरेंस आ जाएगा। x माइनस वाई वाला डिफरेंस आ जाएगा हमारा। माइक ऑफ कर दें। अच्छा जी, इसमें हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा x माइनस वाई वाला और नेक्स्ट हमारे पास डी आई स्केयर आ जाएगा। ठीक है, डी आई और डी आई स्केयर से हमने डी बार और एस डी निकाल दिया। अब देखिए ये डी आई स्केयर वाला ही आप यूज़ कीजिएगा, आप डेविएशन के बजाय ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, एक कोई आप कर लें फिर उसके मुताबिक कर लें। नेक्स्ट इसमें ग्रेटर देन था, मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0, इसको ऑपोजिट आ गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी आपने लिख लिया, टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख लिया और यहाँ से आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। 6.939 आ गई हमारे पास। क्रिटिकल रीजन से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब 6.93 ग्रेटर देन 1.93 ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यहाँ पर भी हमारे पास रिजेक्ट एज नोट होगा। So we reject each note and conclude that the data provides sufficient evidence that pollination gives a higher mean than the yield in a seed. अब ये क्वेश्चन जो आपने हमने अभी किए हैं, इनमें एक तो ये ट्रिक है याद रखने की कि देखें इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे इंडिपेंडेंट में, उनमें भी सैंपल्स इसी तरह थे, कोई कंपनी ए का कंपनी बी का इस तरह से सैंपल गिवन होते थे, लेकिन उनमें वैल्यूज इक्वल नहीं होती थी। किसी में 13 होगी, किसी में 14 होगी, किसी में 12 होगी, किसी में 11 होगी, सेम इक्वल वैल्यूज नहीं थी। डिपेंडेंट सैंपल की ये भी पहचान है कि इसमें आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों में इक्वल होती हैं, आप दोनों इक्वल डाटा सेट्स पे ये करते हैं। नेक्स्ट आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 13.5। अभी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद अभी एक और एक्सरसाइज आनी है आपकी प्रोपोर्शन, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, हेमोग्लोबिन वैल्यूज वर डिटरमाइंड ऑन 6 पेशेंट्स बिफोर स्टार्टिंग एंड आफ्टर 3 वीक्स ऑन B12 थेरेपी। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड। आपको हेमोग्लोबिन बिफोर कोई थेरेपी अप्लाई करने से पहले का डाटा गिवन है और आफ्टर थेरेपी के बाद का डाटा गिवन है। ठीक है, आफ्टर बिफोर वाला डाटा गिवन है। ठीक है, आफ्टर बिफोर का देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हमारा मैच पेयर वाला है या डिपेंडेंट वाला है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी इसमें इक्वल है, इसका भी पता चल जाता है।
अच्छा जी, इसके बाद है डू द डेटा इंडिकेट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के लिए हम ग्रेटर देन वाला यूज करते हैं अपने हाइपोथेसिस में। ये मैंने आपको देखा एक एक वर्ड से पता चलता है आपको कि हाइपोथेसिस में लेस देन आना है, ग्रेटर देन आना है, वन टेल है, टू टेल है, किस तरह से है, ये सारा आपको एक आधा वर्ड जो है उससे ये सारा पता चल जाता है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे म्यू डी ग्रेटर देन 0 हमारा किस में आ जाएगा, फिर ग्रेटर देन आ गया इसमें तो ये एज 1 में आ जाएगा, और इसका ऑपोजिट लेस देन इक्वल टू हमारा एज नोट में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एज नोट और एज 1 आ गया। हम हाइपोथेसिस फॉर्मूलेट देख लिया। नेक्स्ट हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं था, हम वो 5% ले लेंगे और इसका डिफरेंस हम निकालेंगे। सबसे पहले हमारा काम होगा डिफरेंस y माइनस एक्स करेंगे, हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू कॉलम आ जाएगा। डिफरेंस के बाद डी आई स्केयर कर लेंगे कॉलम अपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एस डी, हमारे पास ये भी कॉलम आ जाएगा। ये दोनों कॉलम्स आ जाएंगे तो एक्स माइनस वाई नहीं होता? एक्स माइनस वाई नहीं, वाई माइनस एक्स होता है बिफोर आफ्टर में। वो मैंने आपको बताया था कि वो अभी जो लास्ट के 2 एग्जाम्पल्स किए हैं उसमें आपके पास आफ्टर बिफोर वाला डाटा नहीं था। आफ्टर बिफोर वाले में जो है आफ्टर माइनस बिफोर ही करते हैं डिफरेंस लेने के लिए। ठीक है, हमने डी निकाल लिया, डी आई स्केयर आ गया हमारे पास, और हाइपोथेसिस भी हमने फॉर्मुलेट कर लिया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 5% ले लेंगे। थर्ड हम अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू लिख लेंगे, टी इज इक्वल टू डी बार माइनस म्यू डी ओवर एस डी ओवर अंडर रूट एन। हमारे पास टी की वैल्यू मतलब हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख लिया, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम टी की जो है टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, क्रिटिकल रीजन में हमने निकाल के। अब देखिए कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम रिजेक्ट नोट कर देंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल ना होती तो हम एक्सेप्ट नोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। 11 school boys were given a test in a drawing. They were given 1 month further tuition and अब देखें इसमें भी आफ्टर बिफोर का डाटा है। किस तरह हमें पता चला कि ये पहले जो है ट्यूशन लेने से पहले उनका कोई टेस्ट हुआ और ट्यूशन लेने के बाद टेस्ट हुआ, तो पता चलेगा कि आफ्टर बिफोर का डाटा कि उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं, ये चेक करना होगा हमें। They were given 1 month further tuition and second टेस्ट ऑफ इक्वालिटी वॉज हेल्ड एट द एंड ऑफ इट। आपको मार्क्स एट फर्स्ट टेस्ट और मार्क्स इन द सेकंड टेस्ट है, यानी कि ये बिफोर है और ये आफ्टर है, कोई ट्यूशन के बाद जो है आफ्टर आ जाएगा। डू द मार्क्स गिव एविडेंस दैट द स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड बाय एक्स्ट्रा कोचिंग। अब ये वो कह रहे हैं कि बताएं एक्स्ट्रा कोचिंग से स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ है या नहीं, तो इसमें हमने इम्प्रूवमेंट चेक करनी है, ग्रेटर देन हम यूज़ करेंगे। अब ग्रेटर देन हम किस में यूज़ करते हैं, अपने एज 1 में यूज़ करते हैं, उसका ऑपोजिट हमारा एज नोट आ जाएगा। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने क्या लेना है, 5% लेना है। और ग्रेटर देन के लिए आपको पता है 1 माइनस अल्फा कर लेते हैं हम। पी के टेबल्स जो है वैल्यू देख लेंगे हम, और टेबलेटरी वैल्यू भी हमारी आ जाएगी, कैलकुलेटरी वैल्यू। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे जो है अपना रिजल्ट, तो देखेंगे कि कैलकुलेटरी वैल्यू बड़ी है यानी टेबलेटरी वैल्यू से। अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो हम कह देंगे कि हम रिजेक्टिव नोट कर रहे हैं, अदरवाइज हम एक्सेप्टिव नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। टैक्सी कंपनी इज ट्राइंग टू डिसाइड वेदर द यूज ऑफ रेडियल टायर्स इंस्टेड ऑफ रेगुलर बेल्टेड टायर्स इम्प्रूव फ्यूल। अब इम्प्रूव का वर्ड यूज हुआ, इसका इसमें ग्रेटर देन वाला यूज होगा। 12 cars were equipped with radial cars and driven over a prescribed test course. Without changing drivers, the same cars were then equipped with a regular belt. अब देखिए कार्स वही हैं, पहले उसमें जो है ड्राइवर वही हैं। पहले उन्होंने उसमें है रेडिकल टायर्स यूज़ किए, फिर बेल्ट टायर यूज़ किए, फिर उसके बाद उन्होंने देखा वंस अगेन ओवर द टेस्ट कोर्स द गैसोलीन कंजम्पशन इन किलोमीटर पर लीटर वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। एट दिस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये आपको अल्फा गिवन है। कैन वी कंक्लूड दैट द कार्स इक्विप्ड विद द रेडियल टायर्स गिव बेटर भी यहाँ पे यूज हो गया, इसमें आपने ग्रेटर देन लिखना है अपने जो है म्यू डी ग्रेटर देन 0 हमारा एज 1 में आ जाएगा, उसको ऑपोजिट लेस देन इक्वल टू हमारा एज शॉर्ट में आ जाएगा। देन इक्विप्ड विद द बेल्ट टायर्स। अब रेडिकल टायर्स और बेल्ट टायर्स में आपने देखे इंप्रूवमेंट आई है या नहीं। अज्यूम द पॉपुलेशन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे। इसमें कैसे डिफरेंस निकालेंगे हम, सेम उसी तरह से y माइनस एक्स यानी कि आफ्टर माइनस बिफोर डाटा करेंगे। ये ड्राइवर्स ने रेडिकल टायर्स के साथ डाटा को मतलब चेक किया कार्स को, और ये ड्राइवर्स ने
बेल्टेड टायर्स के साथ डाटा को चेक किया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया हमने, और उसके बाद डिफरेंस आ गया हमारे पास। नेक्स्ट डी आई स्केयर आ गया हमारे पास, ठीक है, एक डी का कॉलम आ गया, एक डी आई स्केयर का कॉलम आ गया। इससे हम अपना डी बार निकाल लेंगे, एस डी निकाल लेंगे और अपने जो फॉर्मूले में डी वाले में पुट कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो है टेबुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, और टेबुलेटेड वैल्यू हम टेबल से फाइंड कर लेंगे, और दोनों में देखेंगे कि कंडीशन फुलफिल हो रही है तो रिजेक्ट इज नॉट, अदरवाइज एक्सेप्ट इज नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। सर्टन स्टिमुलस एडमिनिस्ट्रेटेड टू रीच of the 9 patients result in the following increase in the blood pressure। आपको ये डिफरेंस गिवन है, आप ठीक है, यहाँ पे आफ्टर बिफोर का डाटा नहीं गिवन, उन्होंने डायरेक्ट आपको डिफरेंस दे दिया। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, कैन इट बी कंक्लूडेड दैट द ब्लड प्रेशर इन जनरल इंक्रीज बाय, यहाँ से पेज पे स्किप है, इंक्रीज बाय एडमिनिस्ट्रिंग द स्टिमुलस, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। हमने जो है सबसे पहले अपना इंक्रीज चेक करना है, इट्स मीन हमारा ग्रेटर देन आ जाएगा एज 1 में। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ये हमारा एज नोट में आता, अब ये जस्ट ग्रेटर देन है तो ये हमारा एज 1 में आ जाएगा। इसका ऑपोजिट लेस देन इक्वल टू हमारा एज नोट में आ जाएगा। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम 5% ले लेंगे। और थर्ड में जाके हमने अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख लेना है, फोर्थ में जाके कैलकुलेंस अपनी जो है वो उसमें पुट कर देंगे और कैलकुलेंस कर लेंगे, फिफ्थ में क्रिटिकल रीजन और सिक्स में कंक्लूजन। अब यहाँ पे आपको डी गिवन है तो आपने डी बार निकाल लेना है इससे, और डी आई स्केयर करेंगे आप एस डी निकालने के लिए, ठीक है। यही बस, इसमें आपको आफ्टर बिफोर के डिफरेंस निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देख लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे। To verify whether a course in statistics improved performance, a similar test was given to 12 participants both before and after। यहाँ पे भी पता चल गया before after का डाटा है। The original grade recorded in the alphabetical order of the participants were this। ये original है हमारे पास, और उसके बाद मतलब y माइनस एक्स होता है, क्या होता है, जब बिफोर आफ्टर का डाटा आता है तो हाँ y माइनस एक्स होता है। हाँ, जब बिफोर माइनस आफ्टर का डाटा होता है तो हम क्या करते हैं, y माइनस एक्स का डिफरेंस निकालते हैं। ऐसे तो आप इसमें x माइनस वाई का डिफरेंस भी कर लें तो कोई ऐसे फर्क नहीं होता है, वो जो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन आपने y माइनस एक्स करना है जब भी बिफोर आफ्टर का डाटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ओरिजिनल वैल्यूज गिवन है और उसके बाद आफ्टर कोई है इम्प्रूवमेंट कोर्स देने के बाद उन्होंने कहा कि क्या इम्प्रूवमेंट आई है। ये एक आपको एक्स वैल्यूज गिवन है, सेकंड वाली आपको वाई वैल्यूज गिवन है, आप इनको कॉलम में लिख लेंगे। नेक्स्ट करना क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है हमने, वॉज द कोर्स यूजफुल। अब कोर्स यूजफुल है या नहीं ये हमने बताना है, एज मेजर बाय परफॉर्मेंस ऑन अ टेस्ट। कंसीडर दीज 12 पार्टिसिपेंट्स एज सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन। अब इसमें आपने क्या करना है, बेसिकली हमने देखना है कि कोर्स यूजफुल है या नहीं, तो हमने यहाँ पे भी इसकी जो है एक तरह से परफॉर्मेंस देखनी है कि वो बेटर रिजल्ट दे रहा है या नहीं, यूजफुल है या नहीं है ये कोर्स हमारे लिए। हमने ग्रेटर देन वाला जो है हमारा H1 आ जाएगा, म्यू डी ग्रेटर देन 0, ये हमारा H1 में आ जाएगा। इसका ऑपोजिट हमारा लेस देन इक्वल टू H नोट में आ जाएगा। हम डिफरेंस निकाल लेंगे D इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स करके, फिर उसके बाद हम डी आई स्केयर निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम डी बार एस डी निकाल लेंगे। बाकी सारे जो है 6 स्टेप्स में हम करते जाएंगे और देखेंगे लास्ट में हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। अब इसके बी पार्ट में क्या कहा है उन्होंने, would the same conclusion be reached if the test was not considered paired। अब उन्होंने कहा है कि यही डाटा यूज करें और इसको पेयर्ड डाटा कंसीडर ना करें तो देखें कि यही रिजल्ट आएगा हमारा। अब इस केस में भी क्या करना है, हमने ये देखें μ2 माइनस μ1 ग्रेटर देन 0 किया। अब ये क्यों किया कि हमने देखना है कि परफॉर्मेंस जो है आफ्टर वालों की परफॉर्मेंस वो बेटर हुई है या नहीं हुई है। इन अदर वर्ड्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, μ2 ग्रेटर देन μ1, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम। अब ये हमारे जो कल हमने क्वेश्चंस किए थे उसके मुताबिक होगा, ठीक है। हमने जो है ये अपना H1 बना लेंगे, इसका ऑपोजिट लेस देन इक्वल टू H नोट आ जाएगा। हमने क्या करना होगा, अपना x बार 1 x बार 2 फाइंड करना होगा, S1
S1 फाइंड करना होगा, S2 फाइंड करना होगा, उसके बाद उसका SP निकालना होगा, पूल वेरिएंस जो हमने जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, वो एस पूल वाला, उसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, उसमें क्रिटिकल रीजन बनाएंगे, उसके मुताबिक देखेंगे ये रिजेक्ट हो रहा है, ये एक्सेप्ट हो रहा है। तो अब ये देखिए इसके मुताबिक यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, एक के मुताबिक रिजेक्ट हो रहा था और पेड वाले के मुताबिक रिजेक्ट हो रहा था, और इंडिपेंडेंट सैंपल अगर हम कंसीडर करते हैं तो एक्सेप्ट हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मिस बस अब कल कर लेंगे बाकी। ठीक है, ए पार्ट देखिए हम करते हैं आज। एनी क्वेश्चन?